डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री, उसमें अधिशोषण को पढ़ेंगे। अधिशोषण क्या थर्मोडायनेमिकली स्टडी करेंगे, ऊष्मागतिक अध्ययन करेंगे और अधिशोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। कल मैंने जो आपको बताया था वो अधिशोषण के बारे में बताया था और अवशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या होता है? किसी ठोस या द्रव पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का ग्रहण करना या दूसरे पदार्थ के अणुओं का सांद्रित होना, एकत्रित होना, वो क्या कहलाता है? अधिशोषण। सतह पर इकट्ठा होना। एग्जाम्पल बताए थे, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम आदि पर हाइड्रोजन गैस है, जो आदि की सतह पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाती है। और आपको अब इसका अगला वो देखते हैं भाग, अधिशोषण का। इंपॉर्टेंट है, समझना है अच्छे से। अधिशोषण का ऊष्मागतिक अध्ययन। ऊष्मागतिक अध्ययन अधिशोषण थर्मोडायनेमिकली ऊष्मागतिक अध्ययन। देखो 11th क्लास में एक चैप्टर था ऊष्मागतिकी, जिसमें हमने विभिन्न प्रक्रमों, भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में जो ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं, ऊर्जा के परिवर्तनों को हम उसमें समझते हैं। वहां पर एक चीज आती है कि कोई प्रक्रम कब तो अपने आप होता है, प्रकृति में स्वतः ही होता है, और कब अस्वतः होता है, अपने आप नहीं होता। दो तरह के प्रक्रम होते हैं। कुछ प्रक्रम या कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो प्रकृति में अपने आप चलती हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बर्तन में पानी भर देता हूं, पानी भर दिया, इसको रख दिया मैंने, तो ये क्या करेगा पानी, और मैं इसको बाहर रख देता हूं रूम से बाहर, तो ये वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करेगा। इसके जो जल के अणु है वो वाष्प में बदलते जाएंगे, मतलब वाष्प बनती जाएगी। तो वाष्पीकरण, अब वाष्पीकरण की क्रिया अपने आप हो रही है। कैसा प्रक्रम है ये? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। वाष्पीकरण की क्रिया क्या है? अपने आप हो रही है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनको जो स्वतः प्रवर्तित नहीं होते, बल्कि उनको कराना पड़ता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है जिनके लिए। कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। अब कौन सा प्रक्रम तो अपने आप होता है, कौन सा प्रक्रम अपने आप नहीं होता, या कौन सा प्रक्रम है जो साम्यावस्था में होगा, इन चीजों के बारे में जो पता लगाया जाता है, उसके लिए एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, वो दी गई थी गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए। तो प्रक्रम स्वतः होगा या अस्वतः होगा? प्रक्रम स्वतः या अस्वतः होगा, इसका पता लगाने के लिए एक इक्वेशन दी गई, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन दी गई। समझिए इसको। डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है? देखो, जी होता है गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो डेल्टा जी क्या हो गया यहां पर? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। डेल्टा एच, इसके बारे में आप जानते हो, अभिक्रिया की एंथैल्पी। किसी अभिक्रिया के दौरान आपको पता है ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। कोई भी प्रक्रम में या तो ऊर्जा अवशोषित करेगा या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो उस दौरान जो अभी ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है,
वही क्या है, अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो यह है अभिक्रिया की एंथैल्पी, या इसको प्रक्रम की एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया की एंथैल्पी। ठीक है, यह अभिक्रिया की एंथैल्पी। टी आपका ताप केल्विन में, केल्विन में, ताप को केल्विन लेना है, ताप जिस ताप पर प्रक्रम हो रहा है। और डेल्टा एस क्या है, एस होता है एंट्रोपी, एस क्या है, एंट्रोपी। तो डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन। तो ये याद रखना, ये इक्वेशन कई जगह काम आएगी, कई जगह, 12th क्लास में भी, 11th में तो है ही, 12th में भी काम आएगी। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स ऊर्जा क्या होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा होती है, जो कि प्रक्रम को कराने के लिए काम में आती है। वो उपयोगी ऊर्जा जो प्रक्रम को लिए आवश्यक है, उपयोगी ऊर्जा है, कार्य करने के लिए आवश्यक उपयोगी ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा को अपन उपयोगी ऊर्जा बोलते हैं, उपयोगी ऊर्जा। ठीक है भाई, अभिक्रिया की एंथैल्पी के बारे में पता है। यदि किसी प्रक्रम में ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर प्रक्रम में उत्सर्जित हो रही है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए नेगेटिव और शोषी के लिए पॉजिटिव। यह अभिक्रिया की एंथैल्पी। एंट्रोपी, ये वर्ड भी नया है आपके लिए। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी, इसका अर्थ है रैंडमनेस या अव्यवस्था, अव्यवस्था, रैंडमनेस, अव्यवस्था। मतलब देखो, कोई भी निकाय है या कोई भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम के एक तो अणु व्यवस्थित हो, अणु व्यवस्थित है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी कम है, अणु व्यवस्थित होने का मतलब एंट्रोपी कम है। और मान लो अणु यादृच्छिक गति कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इसका मतलब उनकी ऊर्जा ज्यादा है। जब सिस्टम की ऊर्जा ज्यादा होगी तो रैंडमनेस अधिक होगी, जब सिस्टम की ऊर्जा कम होगी तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो स्थायित्व तो प्राप्त करेंगे, स्थायी हो जाएगी। एंट्रोपी क्या है, अव्यवस्था की माप, अव्यवस्था की माप। एंट्रोपी के द्वारा हम रैंडमनेस, किसी सिस्टम या निकाय की रैंडमनेस को मापते हैं, अव्यवस्था को मापते हैं। आगे समझ में ये चीज। अब देखिए, कोई प्रक्रम कब तो ऊष्मा शोषी होगा, कब ऊष्मा क्षेपी होगा। यदि, इसको ध्यान रखना है भाई, स्पेशल पॉइंट है, पहला पॉइंट, यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है किसी भी प्रकार, यदि डेल्टा जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कैसा आता है, ऋणात्मक, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, ऋणात्मक, तो वो प्रक्रम स्वतः होगा। तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः, तो प्रक्रम स्वतः होगा। ठीक है भाई। दूसरी चीज, यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो प्रक्रम अपने आप नहीं होगा, अस्वतः प्रवर्तित होगा। प्रकृति में अपने आप घटित नहीं होगी वो घटना, बल्कि करवाई जाएगी, फिर वो अपन देंगे ऊर्जा या कैसे भी, अपने आप नहीं होगा प्रक्रम। तो प्रक्रम अस्वतः होगा, अस्वतः होगा। तीसरी चीज, यदि डेल्टा जी 0 है, मान लीजिए 0 है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो प्रक्रम साम्य अवस्था में होगा, प्रक्रम साम्य अवस्था में होगा।
तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये किसी भी प्रक्रम के लिए जनरल वो है इसका। अभी अपन अधिशोषण का तो ऊष्मागति का अध्ययन करेंगे, अभी मैंने आपको केवल ये बताया है कि अधिशोषण का हमें ये चेक करना है अधिशोषण स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है या अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। तो स्वतः या अस्वतः का पता कैसे लगाया जाता है? इसके द्वारा लगाया जाता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण द्वारा। ठीक है ना, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, इसके द्वारा पता लगाया जाता है। इनका अर्थ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की अधिशोषण की ऊष्मागति का अध्ययन करेंगे। हाँ भाई, ये नोट कर लिया। अब देखो इसके एक एक पॉइंट को देखेंगे अधिशोषण के लिए। ये मिटा देता हूं मैं यहां पर। अब तो आपको पता लग गया कब तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, कब अस्वतः प्रवर्तित होगा और कब साम्य अवस्था में होगा। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तब आपका प्रक्रम क्या होगा? स्वतः प्रवर्तित होगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हाँ भाई, अब अपन आ जाते हैं अधिशोषण पर। तो देखो अधिशोषण में क्या होता है, कल मैंने बताया था जब अधिशोषण पढ़ाया था कि अधिशोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। मुक्त क्यों होती है? क्योंकि सरफेस के जो अणु हैं वो बाह्य पदार्थ के अणुओं के साथ बंध बनाते हैं, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उनकी ऊर्जा में कमी आती है, उनको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। ऊपर के जो सरफेस के अणु रहते हैं ना, सरफेस के अणुओं की एनर्जी ज्यादा होती है बजाय कि ये स्थूल भाग में जो उपस्थित है इनके। तो होता क्या है, ऊपर से जब दूसरा पदार्थ का अणु आता है तो वो इनके साथ जुड़ेगा, जब इनके साथ जुड़ेगा तो इनको स्थायित्व तो मिल जाएगा, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड बनेगा, इनके मध्य आकर्षण बल आएगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगी? यहां पर ऊष्मा मुक्त होगी। इसका मतलब अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण, पहला पॉइंट, अधिशोषण अधिशोषण ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, इसलिए डेल्टा एच इसके लिए क्या रहेगा? नेगेटिव, ऋणात्मक। डेल्टा एच का मान इसके लिए क्या रहेगा? ऋणात्मक। ठीक है, यहीं पर अपन अधिशोषण की जो एंथैल्पी होती है, मोलर अधिशोषण ऊष्मा, इसकी भी डेफिनेशन बता देता हूं। एक मोल अधिशोष्य, एक मोल अधिशोष्य के अणुओं के अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर जो ऊर्जा या जो ऊर्जा है, ऊष्मा के रूप में निकलेगी, ऊष्मा क्षेत्र। जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे अधिशोषण की मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। उसे मोलर, एक मोल के लिए तो मोलर आ जाएगा, मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है भाई, तो अधिशोषण का प्रक्रम हमेशा, इसमें हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण से इसके लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तीसरा पॉइंट देखो,
ये नेगेटिव हो गई डेल्टा एच। ताप आप दो गई, ताप का आपको पता ही है। डेल्टा एस की बात करते हैं तो देखो गैसों के अणु ठोस पर आकर व्यवस्थित होते हैं। मान लीजिए कोई ठोस है, इस पर आके गैसों के अणु क्या हो गए, व्यवस्थित। अब व्यवस्थित हुए तो इनकी ऊर्जा भी तो कम हुई है। पहले ये इधर उधर घूम रहे थे, ये गैसों के अणु हैं, ये आपका अधिशोषक है, अधिशोषक है, और ये इसका पृष्ठ है। तो यहां पर देखिए कि गैस के अणु पहले घूम रहे थे वायु में, हमने कोई प्लेटिनम रख दिया, ठोस रख दिया, तो उसकी सतह पर गैस के अणु आकर व्यवस्थित होने लग गए, व्यवस्थित होने लग गए। पहले अव्यवस्थित थे, पहले रूम में इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, अपनी मनचाही गति कर रहे थे, पहले अव्यवस्था अधिक थी। जब अधिशोषण हुआ तो अव्यवस्था कम हो गई, अणु हैं जो व्यवस्थित हो गए। इसका मतलब अव्यवस्था में कमी आई। अधिशोषण के प्रक्रम में, अधिशोषण के प्रक्रम में अधिशोष्य अणुओं की अव्यवस्था में कमी आती है, अर्थात एंट्रोपी घटती है, कम होती है। अब एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा एस, एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो कैसा रहेगा भाई? डेल्टा एस क्या होता है? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। प्रारंभिक एंट्रोपी और अंतिम एंट्रोपी। प्रारंभ में एंट्रोपी अधिक है, अधिशोषण हुआ तो एंट्रोपी कम हो रही है, ठीक है ना? तो इसकी फाइनल की वैल्यू कम आएगी बाद में, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? अधिक आएगी। प्रारंभ में तो एंट्रोपी ज्यादा है, अव्यवस्था अधिक है। जब अधिशोषण हो रहा है तो अणु सरफेस पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको व्यवस्था मिल रही है, वो व्यवस्थित हो रहे हैं, उनकी एंट्रोपी में क्या कमी आ रही है। तो यहां पर एस फाइनल कम होता है एस इनिशियल से, इस कारण से डेल्टा एस क्या रहेगा? नेगेटिव। तो देखिए भैया, अधिशोषण के प्रक्रम में आपका अभिक्रिया की जो एंथैल्पी है वो भी ऋणात्मक होती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। आपकी जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी में परिवर्तन, उसकी वैल्यू भी क्या रहती है? नेगेटिव, अर्थात एंट्रोपी में कमी आ रही है। एंट्रोपी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। अब देखो इनको चिन्ह सहित रखें अपन, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस का, ये माइनस, ये टी, और इंटू माइनस का ही क्या है? डेल्टा एस। अब माइनस का डेल्टा एस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो डेल्टा डी जी बराबर क्या है? माइनस का डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस, ये हो जाएगा। अब देखो सामान्य ताप पर क्या होता है? जो आपका सामान्य ताप है ना, आपने जैसे रूम से बाहर निकाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सामान्य ताप पर अभिक्रिया की एंथैल्पी का मान टी डेल्टा एस की वैल्यू से भी क्या होता है? अधिक। डेल्टा एच इज मोर देन टी डेल्टा एस, ये कंडीशन होती है सामान्य ताप पर। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा जी आपको कैसा मिलेगा? नेगेटिव। आई की चीज समझ में आई कि नहीं भाई? सामान्य ताप पर प्रक्रम की एंथैल्पी का मान T इंटू डेल्टा एस के मान से अधिक है। इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा है, धनात्मक वैल्यू कम है, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है जो कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब अधिशोषण का प्रक्रम कैसा होता है? स्वतः होता है। अधिशोषण का प्रक्रम कैसा है? स्वतः है। क्यों है स्वतः? क्योंकि इसके लिए
डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ऊष्मागतिक अध्ययन हो गया। 1 मोल अधिशोषक के अणुओं के अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। इसके लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, मतलब अधिशोषण में हमेशा ऊष्मा मुक्त होती है। अधिशोषण के दौरान अधिशोषक के अणुओं की अव्यवस्था में कमी आती है, वो व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसका मतलब एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो भी कैसा है, नेगेटिव है। यहां पर इस सूत्र में जब इनको चिन्ह सहित रखते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाते हैं, तो माइनस का डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। सामान्य ताप पर डेल्टा एच की वैल्यू अभिक्रिया के एंथैल्पी की वैल्यू किससे अधिक होती है, टी डेल्टा एस से। इस कारण से हमें फाइनल जो रिजल्ट आता है गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, वो हमें कैसा मिलता है, ऋणात्मक ही मिलता है। तो ये याद रखना, अधिशोषण का जो प्रक्रम है वो कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा छिपी प्रक्रम है और स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। अब आता है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, ये अधिशोषण का जो प्रकार है वो किस आधार पर है, अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य लगने वाले बंध के आधार पर। तो देखो, अधिशोष्य, अधिशोष्य व अधिशोषक, अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य लगने वाले बंध के आधार पर, बंध के आधार पर जो आपका अधिशोषण है वो 2 प्रकार का होता है। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। पहला है भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा होता है रासायनिक, रासायनिक अधिशोषण, या इसको लैंगम्यूर अधिशोषण भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, लैंगम्यूर, लैंगम्यूर नामक वैज्ञानिक होता है। रासायनिक या लैंगम्यूर, लैंगम्यूर अधिशोषण। लैंगम्यूर अधिशोषण बंध के आधार पर है। देखो, भौतिक अधिशोषण, इसमें अधिशोष्य व अधिशोषक के मध्य कैसा बंध होगा, भौतिक बंध होगा, भौतिक बलों के आधार पर। ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, रासायनिक बंध। देखो, रासायनिक या लैंगम्यूर अधिशोषण है, नाम से पता लग रहा है अधिशोषक व अधिशोष्य के अणुओं के मध्य कैसा बंध बनता है, रासायनिक बंध बनता है। कैसा बंध, रासायनिक अधिशोषण। अब देखिए,
इसमें पहला पॉइंट, पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? भौतिक अधिशोषण क्या होता है? जब अधिशोष्य व अधिशोषक के पृष्ठ के मध्य भौतिक बलों द्वारा अधिशोषण हो। अब भौतिक बल कौन सा होता है? वान डेर वाल बल, दुर्बल आकर्षण बल लगता हो। जब इनके मध्य कैसा बल लगता हो? दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल वान डेर वाल बल लगता हो। तो भौतिक अधिशोषण तो किसे कहते हैं? जब अधिशोष्य व अधिशोषक के पृष्ठ के मध्य भौतिक बल जैसे वान डेर वाल बल द्वारा अधिशोषण हो। वान डेर वाल बल द्वारा क्या हो? अधिशोषण हो, तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है भाई, नाम से ही पता लग गया भौतिक अधिशोषण। जब अधिशोष्य के अणु व अधिशोषक के पृष्ठ के मध्य कौन सा बल लग रहा है? कोई दुर्बल वान डेर वाल बल लग रहा हो, तो उसके कारण अधिशोषण हो रहा है, वो उसकी सरफेस पे एकत्रित हो रहे हैं, सतह पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। दूसरा आता है रासायनिक अधिशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण। इसको सक्रियत अधिशोषण भी बोलते हैं। सक्रिय क्योंकि इसमें सक्रिय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, रासायनिक बंध बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब अधिशोष्य अणुओं व अधिशोषक के पृष्ठ के मध्य रासायनिक बंध जैसे सहसंयोजक या आयनिक बंधों द्वारा अधिशोषण हो, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। हाँ भाई बच्चों, समझ में आया भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है? भौतिक अधिशोषण में तो अधिशोषक के पृष्ठ और अधिशोष्य के अणुओं के मध्य दुर्बल बल लगेगा, जबकि रासायनिक अधिशोषण या लैंगम्यूर अधिशोषण में अधिशोषक के पृष्ठ व अधिशोष्य अणुओं के मध्य एक बंध का निर्माण हो जाता है, रासायनिक बंध बन जाते हैं, या तो वो आयनिक बंध होगा या वो सहसंयोजक बंध होगा, और उसके कारण अधिशोष्य के अणु उसके पृष्ठ पर जुड़ जाते हैं। जैसे कि जो संक्रमण धातु है प्लेटिनम पैलेडियम, इन पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होती है तो हाइड्राइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हाइड्राइड का निर्माण करती है। ठीक है ना? चाहे इसका उदाहरण देख लो, प्लेटिनम या पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होकर हाइड्राइड का निर्माण करती है। हाइड्राइड का निर्माण करती है। चलो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, हो गया डेफिनेशन हो गई। और इनमें क्या अंतर है? देखो भौतिक अधिशोषण कैसा होगा? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय से मतलब है कि अधिशोषक और अधिशोष्य के अणु जुड़ते हैं और उन पर अधिशोषण हो जाता है।
फिर वो गैस है जो वापस से हमको प्राप्त हो जाएगी। ठोस की सतह पर जो गैस अधिशोषित हुई है वो गैस का विशोषण होगा तो वो गैस हमें वापस मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये प्रक्रम क्या है, उत्क्रमणीय है। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है। लेकिन इसमें देखो, इसी उदाहरण को देख लो आप, अगर हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम या पैलेडियम पर अधिशोषण हो रहा है ना, तो वहां पर वो हाइड्राइड बन रहा है। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है, हाइड्राइड में। इसका मतलब हमको वापस से हाइड्रोजन गैस नहीं मिल पाएगी फिर, क्योंकि हाइड्राइड आयन बन गया है। तो ये प्रक्रम कैसा है, अनुत्क्रमणीय। ये अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है भाई, ये प्रक्रम उत्क्रमणीय है और ये कैसा है, अनुत्क्रमणीय है। तीसरी चीज, भौतिक अधिशोषण विशिष्टता नहीं दर्शाता। विशिष्टता से मतलब ऐसा नहीं, देखो कोई ठोस ले लिया तो उस ठोस का सभी के प्रति, सभी गैसों के प्रति समान व्यवहार होगा। वो सभी का अधिशोषण करेगा, वो सभी का क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। तो भौतिक अधिशोषण ये विशिष्टता नहीं दर्शाता, विशिष्टता नहीं दर्शाता। ये विशिष्टता नहीं दर्शाता अर्थात ठोस का सभी गैसों के प्रति, गैसों के प्रति समान व्यवहार होता है, समान व्यवहार होता है। ठोस अधिशोषक का सभी गैसों के प्रति क्या रहेगा, समान व्यवहार। जबकि इसमें तो क्या है, विशिष्ट धातु विशिष्ट गैस के साथ ही बंध बनाएगी। एक विशिष्ट अधिशोषक एक विशेष गैस के साथ ही क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। तो इसका मतलब इसमें विशिष्टता नहीं पाई जाती, सॉरी ये विशिष्ट होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट होते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार का अधिशोषक विशेष प्रकार के ही गैस को, एक स्पेशल गैस को ही क्या करेगा, अधिशोषित करेगा। तीसरा, जो भौतिक अधिशोषण है ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये है जो गैस, ये भी गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैसों की प्रकृति, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन जो गैस अधिशोषक से आसानी से क्रिया करती है वो गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती है। जो गैस अधिशोषक से क्रिया कर लेगी वो तो इजीली अधिशोषित हो जाएगी, पर जो गैस अधिशोषक से क्रिया नहीं कर रही वो इजीली अधिशोषित नहीं होगी। और देखिए इसमें अधिशोष्य अणुओं की बहुत सारी परतों का निर्माण होता है, एक से अधिक परतों का निर्माण होता है। इसमें अधिशोष्य की एक से अधिक
परतों का निर्माण होता है, परतों का निर्माण होता है। मतलब जैसे ये अधिशोषक है, तो इस अधिशोषक में पहले एक परत बन जाएगी गैस के अणुओं की, फिर इसी पे देखो कुछ मात्रा में दूसरे भी गैस के अणु आकर्षित होंगे, तो ये दूसरी परत, तो बहुपर्तीय होता है। अधिशोषण जो कैसा होता है, बहुपर्तीय, एक से अधिक परतें बन जाती है। इसमें एक ही परत बनेगी, क्योंकि बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद फिर अगला अणु बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसमें अधिशोष्य की केवल एक परत का निर्माण होता है। एक परत बन जाएगी बस ऐसे। इसके ऊपर और अणु नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि यहां तो केमिकल बॉन्ड बन गया ना, यहां केवल आकर्षण बल है, तो इन अणुओं के अलावा और भी तो अणु आकर्षित होंगे, तो वो उससे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे देखिए, इसमें और दो तीन अंतर और हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, भौतिक अधिशोषण में भौतिक बल लगते हैं, इस कारण से इसके लिए जो अधिशोषण की एंथैल्पी उसका मान भी बहुत कम होता है। दुर्बल बल लग रहे हैं ना, 5 पॉइंट हो गए थे ना अपने, शायद छठा है ये। इसके लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान, अधिशोषण एंथैल्पी का मान कम कितना, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। यहां पर रासायनिक बंध बन रहे हैं, तो अधिशोषण की एंथैल्पी, जब प्रबल बंध बनेंगे तो ऊर्जा भी ज्यादा मुक्त होगी। तो यहां आपके इसके लिए एक मिनट। हाँ सर, हाँ भाई, अच्छा ठीक ठीक ठीक, आज सुन, आज बस 5 मिनट की क्लास बना देता हूँ, 5 मिनट और। तो अरे अरे यार, थोड़ी जिंदगी में कभी बस 5 मिनट कब जाती, 5 मिनट बस, 5 मिनट। हाँ भाई, इसके लिए अधिशोषण एंथैल्पी का मान अधिक, अब अधिक कितना, 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। देखो, इसके लिए अधिशोषण की एंथैल्पी कम है, इसके लिए अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है, अधिक है। ठीक है, अगला पॉइंट, भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घट जाता है। ताप बढ़ाओगे तो भाई दुर्बल बल लग रहा है अधिशोषक के और अधिशोषक अणुओं के मध्य, तो वो अधिशोषक के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और वो तो सरफेस को छोड़ के निकल जाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है। लेकिन यहां पर
ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, ऊर्जा मिलती है, बंध बनते हैं, रासायनिक अधिशोषण बढ़ेगा, पर एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद ये भी घटना शुरू कर देता है। बढ़ेगा पर एक सीमा तक, एक निश्चित ताप तक, ठीक है ना। फिर दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण है जो बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा, गैस के अणु पास पास आएंगे तो चिपटते चले जाते हैं। यहां पर क्या होता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं, पर कम दाब पर इसके समानुपाती होता है रासायनिक अधिशोषण, कम दाब पर। और लास्ट इसका जो अंतर है, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक। भाई यहां तो पूरी रासायनिक क्रिया हो रही है तो सक्रिय ऊर्जा अधिक होगी, यहां भौतिक अधिशोषण में दुर्बल बल लग रहे हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, ये आपके भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या हो गए अंतर। कल हम भौतिक और रासायनिक ये अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका आज के लिए इतना ही काफी है।